नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में आज हमारा टॉपिक है वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित जिन प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे वो प्रावधान इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल से संबंधित एक ही अनुच्छेद भारतीय संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल का अभी तक भारत में प्रयोग नहीं किया गया है, यानी अनुच्छेद 360 को अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया है। तो 360 में हम किन बातों का अध्ययन करेंगे? पहला, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बारे में चर्चा करेंगे कि घोषणा कौन करता है। दूसरा, संसदीय अनुमोदन। दूसरा, इसका आधार क्या है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तीसरा, संसदीय अनुमोदन। चौथा, अधिकतम अवधि। और पांचवा बिंदु है अपना वित्तीय आपातकाल की समाप्ति। और सबसे लास्ट का बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। वित्तीय आपातकाल को हम इन बिंदुओं की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति स्वयं कर देगा या उसको किसी सलाह की आवश्यकता होती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ भी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति घोषणा करता है। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा पूरे भारत में या किसी भाग में भी लगाया जा सकता है। घोषणा किसकी सहायता से करेगा? मंत्रिपरिषद की सहायता से। मंत्रिपरिषद की सलाह से। और वित्तीय आपातकाल या तो पूरे भारत में लगाया जा सकता है, पूरे भारत में, या किसी भाग में भी वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के आधार क्या हैं? तो संविधान में दो मुख्य आधार दिए गए हैं। पहला, भारत की वित्तीय स्थायित्व पर खतरा। भारत की वित्तीय स्थायित्व पर खतरा होने पर। और दूसरा आधार दिया गया है भारत की वित्तीय साख पर संकट आने पर। वित्तीय आपातकाल लगाने के दो मुख्य आधार संविधान में दिए गए हैं। पहला आधार है वित्तीय स्थायित्व पर संकट आ जाए, और दूसरा आधार है वित्तीय साख पर खतरा आ जाए। तो पहले अपने ये समझते हैं कि वित्तीय स्थायित्व पर खतरे का क्या अर्थ है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप जयपुर में रहते हैं, आप वहाँ कमरा किराया लेकर कोचिंग करते हैं। 1 तारीख को आपके घर वाले आपके खाते में पैसे डाल देते हैं। आपको पता है हर महीने 1 तारीख को मेरे पिताजी पैसे खाते में डाल देंगे। तो आप मकान का किराया दे सकते हो, कोचिंग की फीस दे सकते हो, अपना जेब खर्च चला सकते हो, किताबें ला सकते हो, चाय वाले के पैसे दे सकते हो। ये आपका वित्तीय स्थायित्व है। अब वित्तीय स्थायित्व पर खतरा कब होगा?
जब आपको पता नहीं होगा कि मेरा पैसा खाते में कब आने वाला है, 1 तारीख को आएगा या पैसा 5 को आएगा, 15 को आएगा, 20 को आएगा या आएगा ही नहीं। यानी आपका जो पैसा आता है उसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं हो, वो आए या नहीं आए ये भी निश्चित नहीं है। तो जब आपसे कोचिंग वाली फीस मांगेंगे तो आप कहेंगे देंगे, मकान किराया वाला पैसा मांगेगा तो आप कहेंगे देंगे। अब कब देंगे ये आपको ही पता नहीं है, तो ये आपकी वित्तीय स्थायित्व पर खतरा हो जाता है। इसी प्रकार भारत सरकार का वित्तीय स्थायित्व भी जब खतरे में पड़ता है, तब सरकार के जो आमदनी के स्रोत हैं उनसे सरकार को कब पैसे प्राप्त होंगे, जब ये अनिश्चितता होती है, उसको वित्तीय स्थायित्व पर खतरा माना जाता है। यानी पैसे प्राप्त करने में जो अनिश्चितता होती है, चाहे किसी व्यक्ति के जीवन में हो, चाहे किसी राष्ट्र के जीवन में हो, पैसा प्राप्त करने में जो अनिश्चितता होती है कि कब पैसा प्राप्त होगा पता ही नहीं है, उसको वित्तीय स्थायित्व पर खतरा माना जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, वित्तीय साख पर संकट कब आता है। इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप किसी चाय की थड़ी पर जाते हो और आप दुकान वाले से बिना पैसे के उधार में चाय मांगते हो, तो दुकान वाला अगर आपको उधार में चाय दे देता है, इसका मतलब आपकी साख है। और जब आप दुकान वाले से उधार में चाय मांगते हो और वो उधार में चाय नहीं देता है, इसका मतलब आपकी साख खतरे में है। और जब हम किसी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने गांव में किसी से पैसे मांगते हैं उधार, और अपने को उधार पैसे मिल जाते हैं, इसका मतलब तो हमारी साख है। और उधार में पैसे नहीं मिलते हैं, इसका मतलब हमारी साख पर संकट आ गया है, हमारी साख नहीं है। इसी प्रकार हम किसी राष्ट्र की साख को समझ सकते हैं। जब किसी राष्ट्र को IMF से या दूसरे देशों से पैसा उधार मिल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस राष्ट्र की साख है। और पैसा उधार कोई नहीं देता है तो उस राष्ट्र की साख पर संकट आ जाता है। जैसे भारत में 1990 में भारत की वित्तीय साख पर संकट आया था। 1990 में भारत के प्रधानमंत्री थे VP सिंह। VP सिंह विश्व के सारे देशों में घूम के आ गए, IMF भी जाके आ गई, कोई भी राष्ट्र ने या IMF ने उनको पैसा उधार नहीं दिया। लेकिन VP सिंह भी कम नहीं थे, भारत आके उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, मैं किसी देश से पैसा उधार लेके हमारे देश का आत्मसम्मान गिरवी नहीं रखना चाहता, मैं किसी भी देश से पैसा लेना ही नहीं चाहता। लेकिन वास्तविकता दोस्तों ये थी कि 1990 में भारत को कोई पैसा उधार देने को तैयार ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि 1990 में भारत की वित्तीय साख पर संकट आया था। तो वित्तीय साख पर संकट आने का मतलब यही है कि कोई पैसा हमें उधार न दे, इसी को वित्तीय साख पर संकट बोलते हैं। भारत में अभी वित्तीय साख के संकट और वित्तीय स्थायित्व के खतरे के आधार पर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। दूसरा देखिए, संसदीय अनुमोदन। संसदीय अनुमोदन कितने दिनों में आवश्यक होता है? अगर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो संसदीय अनुमोदन 2 महीने में होना चाहिए। 2 महीने में संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से, दोनों सदनों से किस बहुमत से? सामान्य बहुमत से। दोनों सदनों से अनुमोदन होगा, लेकिन किस बहुमत से होगा? सामान्य बहुमत से। भाई सामान्य बहुमत का क्या अर्थ होता है? किसी सदन में जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन उस सदन में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं, उन सदस्यों का आधा से एक ज्यादा अगर होता है तो उसको सामान्य बहुमत कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझें कि किसी दिन लोकसभा में 160 सदस्य उपस्थित हैं, तो 160 सदस्य उपस्थित हैं, इनका सामान्य बहुमत कितना होगा? 160 में 2 का भाग देंगे
और उसमें एक जोड़ देंगे। 160 में 2 का भाग देंगे तो 80 आएंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 81। ये सामान्य बहुमत है। तो सामान्य बहुमत का मतलब होता है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का आधा से एक ज्यादा। 160 का आधा कितना है? 80 है। एक ज्यादा कितना हो गया? 81 हो गया। तो इसको सामान्य बहुमत बोलते हैं। तो संसदीय अनुमोदन 2 महीने में आवश्यक होता है, दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग। अब मान लीजिए 2 महीने से पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाता है तो क्या होता है? तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो राष्ट्रपति शासन वाले पार्ट में हमने पढ़ी थी। 2 महीने के अंदर अंदर अगर राज्यसभा अनुमोदन कर देती है तो लोकसभा जो विघटित हो गई थी वो जब पुनर्निर्वाचित होकर जब आएगी तो प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर उसको इसका अनुमोदन करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक बार अनुमोदन हो जाता है वित्तीय आपातकाल का तो वो अनिश्चित समय तक चलता है। यानी वित्तीय आपातकाल में कोई अधिकतम अवधि नहीं दी गई है। एक बार संसद से अनुमोदन होने के बाद में अनिश्चित समय तक वित्तीय आपातकाल चल सकता है। तो अधिकतम अवधि क्या हो गई? संविधान में अधिकतम अवधि का उल्लेख नहीं किया गया, इसका मतलब अधिकतम अवधि अनिश्चित समय तक वित्तीय आपातकाल चल सकता है। एक बार वित्तीय आपातकाल को अनुमोदन करना पड़ता है, उसके बाद में वो लंबे समय तक चल सकता है जब तक राष्ट्रपति घोषणा के द्वारा उस अनुमोदन को समाप्त नहीं कर दे। यानी वित्तीय आपातकाल को बार बार संसद से अनुमोदन करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी है? अनिश्चित समय तक ये जारी रह सकता है। वित्तीय आपातकाल को समाप्त करने का तरीका क्या है? वित्तीय आपातकाल को समाप्त करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है राष्ट्रपति घोषणा कर दे समाप्ति की। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कर दे। और दूसरा तरीका क्या है? वह संसद अनुमोदन ही नहीं करे। राष्ट्रपति ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी, 2 माह के अंदर संसद के द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है तो वित्तीय आपातकाल समाप्त हो जाता है। संसद द्वारा अनुमोदन न करने पर भी वित्तीय आपातकाल समाप्त हो जाता है। तो ये 2 तरीके हैं जिनके माध्यम से वित्तीय आपातकाल समाप्त हो सकता है। अगला बिंदु है वित्तीय आपातकाल का प्रभाव। तो अब अपन देखते हैं वित्तीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम वित्तीय आपातकाल के प्रभाव को देखेंगे। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव को हम निम्न बिंदुओं की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। वित्तीय आपात का प्रभाव। पहला प्रभाव देखेंगे संघीय शासन पर। संघीय शासन पर। दूसरा प्रभाव देखेंगे धन विधेयक पर। धन विधेयक पर। तीसरा है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय पर। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जजों के वेतन पर। और चौथा प्रभाव देखेंगे संघ और राज्यों के कर्मचारियों के वेतन पर।
संघ और राज्यों के कर्मचारियों के वेतन पर। तो इन बिंदुओं की सहायता से हम वित्तीय आपातकाल के प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे संघीय शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी राज्य में वित्तीय आपातकाल लगता है तो संघीय शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए देखिए, संघीय शासन पर प्रभाव। संघीय शासन पर प्रभाव, आप जानते हो हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है और संघात्मक शासन प्रणाली होने के कारण संविधान की अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन किसके मध्य किया गया है। शक्तियों का विभाजन संघ और राज्यों के मध्य किया गया है। संघ और राज्यों के मध्य कौन सी शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। विधायी शक्तियों का। संघ और राज्यों के मध्य कौन सी शक्ति का किया गया है। वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। और संघ और राज्यों के मध्य प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किया गया है। जब भारत में वित्तीय आपातकाल लगता है तो संघीय शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस शक्ति विभाजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, विधायी शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रशासनिक शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब वित्तीय आपातकाल का किस पर प्रभाव पड़ता है। वित्तीय शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय शक्तियां का बंटवारा किया गया है, वित्तीय शक्तियों का राज्य और संघ के मध्य जो बंटवारा किया गया उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी देश में वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो वित्तीय शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया, वो समाप्त हो जाएगा। तो पहला प्रभाव क्या पड़ा, वित्तीय विभाजन समाप्त हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विभाजन समाप्त हो जाएगा। वित्तीय विभाजन समाप्त होने का क्या मतलब है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों का बंटवारा है वो निलंबित हो जाता है। भाई जैसे कोई कर है उसमें 30% केंद्र के पास जाएगा, 70% राज्यों के पास जाएगा, या कोई कर ऐसा है जो 60% राज्यों के पास जाएगा, 40% केंद्र के पास जाएगा। तो ये जो करों का बंटवारा किया गया है, ये करों का बंटवारा निलंबित हो जाएगा। तो जब भी आपातकाल लगेगा, वित्तीय आपातकाल लगेगा, केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा निलंबित हो जाएगा, करों का विभाजन निलंबित हो जाएगा, करों का विभाजन निलंबित हो जाएगा। यानी संविधान के द्वारा जो बंटवारा किया गया, इतना कर राज्य को मिलेगा, इतना कर केंद्र को मिलेगा, वो विभाजन समाप्त हो जाएगा। तीसरा प्रभाव क्या पड़ेगा केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय आपातकाल का। भाई संघ के द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है। आप जानते हो हमारी केंद्र सरकार वित्तीय रूप से ज़्यादा मजबूत है, राज्यों के पास वित्तीय संसाधन कम है। तो इसलिए हमारी केंद्र की सरकार राज्यों को कुछ आर्थिक सहायता देती है, कुछ पैसे देती है, जिसको क्या बोलते हैं, अनुदान बोलते हैं। तो जब भी वित्तीय आपातकाल लगता है तो केंद्र के द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिए जाते हैं वो अनुदान रोके जा सकते हैं। जब भी आपातकाल लगेगा तो राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान रोके जा सकते हैं। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान रोका जा सकता है। भाई अनुदान का क्या मतलब हो गया, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता कौन देती है, संघ सरकार देती है। संघ सरकार राज्यों को क्या देती है, पैसे देती है, आर्थिक सहायता देती है। तो इस आर्थिक सहायता देने को, पैसे देने को क्या बोलते हैं, अनुदान बोलते हैं। तो जब भी आपातकाल लगता है केंद्र की सरकार राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को समाप्त कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
तो तीन ये महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं जो किस पर पड़ते हैं, वित्तीय शक्तियों के विभाजन पर पड़ते हैं। भाई केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय, विधायी, प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो उसमें से जो वित्तीय शक्तियां हैं उन शक्तियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव क्या पड़ता है, वित्तीय विभाजन समाप्त हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य करों का जो बंटवारा किया गया है वो निलंबित हो जाएगा, संघ सरकार के द्वारा राज्यों को जो सहायता अनुदान दिया जाता है वो रोका जा सकता है। तो इस प्रकार जो राज्य होते हैं ये राज्य वित्तीय मामलों में इनकी स्थिति द्वितीयक हो जाती है। केंद्र सरकार के पास ज्यादा वित्तीय अधिकार चले जाते हैं और राज्य की स्थिति द्वितीयक हो जाएगी, राज्य वित्तीय मामले में कमजोर पड़ जाएंगे। तो तीन प्रभाव तो ये प्रमुख पड़ते हैं। और चौथा प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए चौथा प्रभाव ये पड़ता है कि राज्य का जो बजट है, राज्य का बजट किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, वित्तीय आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा तैयार किया जाएगा या राज्य की विधानसभा के द्वारा तैयार किया जाएगा। ये सोचने वाली बात है क्योंकि राज्य की विधानसभा समाप्त नहीं हुई है। वित्तीय आपातकाल में राज्य की विधानसभा बनी रहती है, उसको भंग नहीं किया जाता, इसलिए राज्य का बजट किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, राज्य की विधानसभा के द्वारा ही बजट तैयार किया जाएगा। लेकिन उस बजट को राष्ट्रपति के लिए विचार करने के लिए आरक्षित किया जा सकता है। जब भी भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है तो राज्यों के बजट को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। बजट बनाएंगी राज्य की विधानसभाएं, लेकिन बजट पारित होने के बाद में वो बजट राष्ट्रपति के विचार के लिए संघ को भेजा जा सकता है। तो चौथा प्रभाव ये पड़ता है। तो देखिए चौथा प्रभाव क्या पड़ता है, राज्यों का बजट राष्ट्रपति के विचार हेतु, राज्यों का बजट राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है, आरक्षित किया जा सकता है। ये चौथा प्रभाव पड़ता है। और पांचवा प्रभाव क्या पड़ता है, जब किसी और पांचवा क्या प्रभाव पड़ता है जब वित्तीय आपातकाल लगता है, तो पांचवा प्रभाव ये पड़ता है कि संघ की सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है। संघ की सरकार राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है कि आपको जो वित्तीय फैसले करने हैं, बजट कैसे तैयार करना है, कहाँ कितना खर्चा करना है, कहाँ खर्चा नहीं करना है, इस बारे में निर्देश दे सकती है कि कौन सी योजना में कितना पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। तो इस प्रकार के निर्देश संघ के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो पांचवा प्रभाव पड़ता है, संघ वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश दे सकते हैं, राज्यों को निर्देश दे सकते हैं। ये पांचवा प्रभाव पड़ता है। और छठी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि राष्ट्रपति अगर आवश्यक समझे तो राष्ट्रपति भी आवश्यक निर्देश दे सकता है। जब राष्ट्रपति को ये लगे कि भाई मुझे भी कुछ निर्देश देने हैं वित्तीय आपातकाल को लागू करवाने के लिए, तो राष्ट्रपति के द्वारा भी कुछ आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। ये छठा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति के द्वारा भी निर्देश दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा भी आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। और राष्ट्रपति जो निर्देश देगा वो किसके बारे में देगा, वो देखिए किसके बारे में देता है। राष्ट्रपति जो निर्देश देगा वो धन विधेयक के बारे में देगा। राष्ट्रपति के निर्देश इन तीनों विषयों के बारे में दिए जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला निर्देश राष्ट्रपति क्या दे सकता है
कि किसी राज्य का धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जाए। धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति के द्वारा क्या निर्देश दिया जाएगा? भाई हमने पढ़ा है कि वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति भी आवश्यक निर्देश दे सकता है। तो राष्ट्रपति आवश्यक निर्देश कौन कौन से दे सकता है? पहला निर्देश दे सकता है धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति कह सकता है कि राज्य का जो धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाए। तो पहला निर्देश देगा धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जाए। पहला निर्देश राष्ट्रपति ये दे सकता है। दूसरा निर्देश क्या दे सकता है राष्ट्रपति? कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्तों में कटौती की जाए। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों के वेतन में कटौती की जाए। वेतन में कटौती करने का निर्देश दे सकता है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों का वेतन काटा जा सकता है। जब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों के वेतन काटे जा सकते हैं तो देश में किसी भी व्यक्ति के, किसी भी कर्मचारी और अधिकारी का वेतन काटा जा सकता है, सिवाय राष्ट्रपति के उपलब्धि को छोड़कर, क्योंकि राष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है। राष्ट्रपति को क्या मिलती है? उपलब्धि मिलती है, इमोल्यूमेंट मिलता है। इसलिए राष्ट्रपति की उपलब्धि में कोई कटौती नहीं की जाएगी। आप अनुच्छेद 59 में जाके देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को पद के दौरान उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे। राष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है तो कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के वेतन को काटने का निर्देश राष्ट्रपति दे सकता है। तीसरा जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश दिया जाएगा वो है संघ यानी केंद्र सरकार के और राज्य दोनों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा ये 3 प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे। धन विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है जब वित्तीय आपातकाल हो। राज्य और संघ सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है जब देश में वित्तीय आपातकाल लागू हो। वित्तीय आपातकाल लागू होने पर क्या होता है? देश के लिए जरूरी चीजें, खाद्यान्न, दवाइयाँ, तेल, पेट्रोल, इस प्रकार की सैन्य साजो सामान, कर्मचारियों को वेतन और भत्ते देने के पैसे सरकार के पास नहीं होते हैं, तो सरकार कुछ खर्चों में कटौती करती है और देश का शासन प्रशासन चलाने का प्रयास करती है।